नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल आईएएस एनालिसिस में। इन वंस अगेन स्वागत है आपका सिविल सर्विस की इस दुनिया में। सिविल सर्विस की दुनिया में एक कहावत है कि इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के दौरान या तो आप जीत जाएंगे या तो सीख जाएंगे। अर्थात आप हार नहीं सकते हैं, चिट भी आपका है, पट भी आपका है। तो फिर अगर आपने इस बड़े एग्ज़ाम को तैयारी करने का मन बना ही लिया है तो फिर टेंशन लेने की ज़रूरत क्या है। बिल्कुल एक निष्काम कर्म की भावना से इस एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि उम्मीद में ही तो पूरी दुनिया कायम है। आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और इसी सिविल सर्विस की दुनिया में एक कदम को आगे बढ़ाते हुए आईएएस एनालिसिस के द्वारा जेपीएससी सिलेबस एनालिसिस यहाँ पे सिर्फ ना कि किया जाएगा, बल्कि एक मेंटरशिप भी पूरी तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा। जिन स्टूडेंट को जेपीएससी में इंटरेस्टेड नहीं है वो इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, या फिर जिन्हें थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है कि जेपीएससी क्या है, पूरा का पूरा इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आप इस पूरी की पूरी वीडियो को देखें। आपको वीडियो कंप्लीट होते होते वैसे बहुत सारे जो प्रश्न हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है, इन सारे ही प्रश्नों का जवाब आप लोगों को मिल जाएगा कि किस तरीके से जीरो लेवल से शुरू किया जा सकता है इस एग्ज़ाम को तैयारी। एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का लड़का इतने बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता है कि नहीं कर सकता है, घर बैठे कर सकता है कि नहीं कर सकता है। एक यूनिवर्सल समस्या होती है कौन कौन से बुक पढ़ें, साथ में किस तरीके से नोट्स को बनाया जाए, और साथ में कट ऑफ। ऐसे तमाम सारे जो क्वेरी हैं जो आप ही लोगों के बीच से निकल के आता है, वैसे सारे ही प्रश्नों को शामिल कर लिया गया है। आशा करता हूँ कि पूरी वीडियो के अंत अंत तक जाते जाते आपके अंदर जितने भी प्रश्न उभर रहे होंगे, जितने भी प्रश्न जनरेट हो रहे होंगे, वो ऑटोमेटिक पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पूरी की पूरी पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल में अपलोड की जा रही है। कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं जेपीएससी अर्थात झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। सेंटर में अगर देखा जाए तो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब सोचिए इतने सारे बड़े बड़े जो एग्ज़ाम है, एक बड़ा जो पोस्ट ए ग्रुप का पोस्ट है आपको दिया जा रहा है, तो उतनी ही बड़ी आपके अंदर जिम्मेदारी भी आएगी। और उस जिम्मेदारी को किस तरीके से आपको हैंडल करना है, एक मैच्योर व्यक्ति को इस कमीशन की तलाश होती है। और सोचिए कि एक मैच्योरिटी को किस तरीके से पता लगाए, तो अब कमीशन के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है, क्योंकि भीड़ को छांटने का इंडिया में सबसे आसान तरीका है, फिल्टर करने का सबसे आसान तरीका है कि कोई एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दो। लेकिन यहाँ पे कमीशन के द्वारा चूँकि एक एग्ज़ाम का कंडक्ट यहाँ पे नहीं करवाया जा रहा है, बल्कि इसको कई लेयरों में यहाँ पे लिया जा रहा है कि फ़िल्टर माने एकदम छन छन के लोग यहाँ पे सिलेक्टेड लोग ही आए, और वैसे लोग आए जिनके अंदर रियली में वो पोटेंशियल है, उनके अंदर एक जज्बात है, एक भावना है, एक इमोशन है कि हज़ारों लाखों लोगों तक वे अपनी सेवाओं को पहुंचा सकते हैं कि नहीं पहुंचा सकते हैं। वैसे लोगों को चुनना आयोग के लिए बहुत टफ काम होता है यहाँ पे, लेकिन इस एग्ज़ाम के माध्यम से वो काम काफ़ी यहाँ पे आसान हो जाता है। तो समझिए इसका मतलब कि पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है इस एग्ज़ाम में ही टिका हुआ है। तो अगर आप गधा की तरह, बैल की तरह अगर आप मेहनत करते हैं, अर्थात मेहनत करते जाते हैं और इस एग्ज़ाम के पैटर्न को नहीं समझते हैं, तो फिर असफल होना इसमें स्वाभाविक सी बात है। फिर आपको लगेगा कि मैंने मेहनत तो किया लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिला। इसीलिए एक ज़रूरत होती है यहाँ पे सिलेबस को समझने की, एक सही रणनीति की ज़रूरत होती है, जिससे कि आप एग्ज़ाम के डिमांड को समझ पाएँ, क्या आपसे उम्मीद कर रहा है, उस चीज़ को आप ठीक है पूरी तरीके से खरे उतर पाएँ, तभी जाके ऐसे एग्ज़ामों को आप क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं जेपीएससी का। 3 चरणों में इसके एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाता है। पहला तो होता है प्रीलिम्स, दूसरा होगा मेंस, और यहाँ पे तीसरा होगा इंटरव्यू। प्रीलिम्स बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होगा, अर्थात इसमें जो भी प्रश्न पत्र होंगे इसमें, जैसे पेपर 1, पेपर 2, हर एक प्रश्न पत्र 200-200 नंबर का होगा। और इन 200-200 नंबरों का जो प्रश्न होगा, ध्यान रखिएगा इसमें जितना मैक्सिमम उन 2 घंटे का जो प्रेशर का खेल है कि उन 2 घंटों में कितना मैक्सिमम प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाते हैं। फिर जो 2 पेपर होता है 200-200 नंबर का, 400 टोटल हो जाएगा, और फिर उस 400 नंबरों में आप मैक्सिमम जितना अधिक मार्क्स ला लें, जैसे कि 250, 250, 60, ठीक है, तो फिर आपकी सफलता की संभावना मेंस के लिए वो अधिक बढ़ जाती है। मेंस में आप बिल्कुल क्वालिफाई कर सकते हैं।
अब यहाँ पे हम लोग दूसरा स्टेज की बात कर रहे हैं, मेंस की। मेंस में देखिए क्या होता है कि बिल्कुल ये ऑब्जेक्टिव ना हो, कि बिल्कुल ये डिस्क्रिप्टिव है, सब्जेक्टिव है, अर्थात रिटेन है। इसका मतलब कि आयोग के द्वारा जो भी प्रश्नों को यहाँ पे बनाया जा रहा है, आपको आंसर राइटिंग के माध्यम से वहाँ पे जो एग्जामिनर होता है, कॉपी चेक कर रहा होता है, वो बहुत एक स्पेशलिस्ट, ठीक है, पर्सन होता है। कोई आयोग का ही आदमी होता है, कोई प्रोफेसर होता है, वो 360 डिग्री से सोचने वाला व्यक्ति होता है। इसीलिए मेंस का जो एग्ज़ाम है बहुत ही यहाँ पे टफ माना जाता है, क्योंकि अगर इस मेंस का, ठीक है, पूरी तरीके से समझ लिया, अच्छे तरीके से इसको हैंडल कर लिया, तो आपकी सिलेक्शन यहाँ पे फाइनल है। तो इसीलिए जो एग्जामिनर होगा है बिल्कुल ही आपकी कॉपी से इंटरेक्ट कर रहा होता है आपके, ठीक है, मतलब वो कॉपी से इंटरेक्ट करके वो आपको जान जाएगा कि वाकई में इस स्टूडेंट में, इस लड़के में कितनी काबिलियत है, और उसी के अनुसार फिर वो आपको नंबर भी देगा। तो इसीलिए इस मेंस पे बहुत अधिक जोर लगाना ज़रूरी है। लेकिन इस मेंस को देखेंगे तो टोटल ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा 950 नंबर का। और ये जो मेंस का पेपर होता है, 6 पेपर होगा। 6 पेपरों में पहला पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश का होगा। हिंदी और इंग्लिश ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है और महज ये 100 नंबर का होगा। दूसरा होगा लैंग्वेज पेपर, ये 150 नंबर का होगा। और बाकी का जो 4 पेपर होगा, ध्यान रखिएगा, ये जीएस का पेपर होगा। अर्थात जीएस में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, सारे के सारे पोर्शन इसमें यहाँ पे शामिल होंगे। और ये 4 पेपर जो भी होगा, हर एक पेपर का वेटेज होगा 200 नंबर, क्योंकि 400 पेपर है, सॉरी 4 पेपर है, तो 800 नंबर का ये हो जाएगा। 800 टोटल ये हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का हिंदी इंग्लिश का जो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, इसका मार्क्स नहीं जुटेगा। 150 जो नंबर ये जुट जाएगा, अर्थात 150 नंबर का टोटल हो जाएगा 950 नंबर का। अब लास्ट स्टेज आता है यहाँ पे इंटरव्यू का। इंटरव्यू में देखिए यहाँ पे 100 नंबर का होगा। और इंटरव्यू लिया किस लिए जा रहा है, तो देखिए ज्ञान की परीक्षा तो आपके पहले ही हो चुकी है, प्रीलिम्स के माध्यम से, मेंस के माध्यम से। इंटरव्यू में जो भी वहाँ का बोर्ड होगा, झारखंड बोर्ड होगा, वहाँ पे 4-5 लोगों का पूरा पूरा समूह होगा जो आपको घेर के राउंड टेबल टाइप का आपको बैठेगी। उसमें क्या होगा कि लोग आपके बोलने की शैली को देखेंगे, आपके सवालों का जो भी यहाँ पे जवाब होगा, फिर उनके सवालों के जो जवाब होगा आपके अंदर, वो लोग देखेंगे किस तरीके से आप उनसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, कितना प्रेशर झेल पा रहे हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है। जनरल प्रश्न भी उसमें पूछे जाएंगे कि आप किस तरीके से उसका जवाब दे पाते हैं। और चूँकि महज 100 नंबर का है, इसीलिए इसमें बहुत अधिक टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ये दोनों प्रक्रियाओं को आपने अच्छे से तैयारी किया हुआ है, तो मोस्टली माना जाता है कि इंटरव्यू भी आपका, ठीक है, बेटर एंड बेटर यहाँ पे हो सकता है, अच्छा स्कोर इस पे आप कर सकते हैं। तो इसीलिए जेपीएससी की तैयारी के दौरान शुरू से ही अगर देखेंगे तो पूरी तरीके से देखिए, सिर्फ और सिर्फ रटने पे ध्यान नहीं दें, बल्कि एक एनालिटिकल जो एक विश्लेषणात्मक जो क्षमता होती है वो पूरी तरीके से डेवलप करने का प्रयास करें। और बोलने का भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसमें एक इंटरव्यू का भी सेक्शन दिया गया है। अब चलिए इन बारी बारी से इन सारे ही सेगमेंट को हम लोग डील करने का प्रयास करते हैं, और साथ में अदर जो क्वेरी है बुक को लेके या फिर, ठीक है, नोट्स को लेके, सारी क्वेरी को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं, पहला स्टेज होता है यहाँ पे प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स में देखिए 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 का जो वेटेज होगा 200 का होगा, और ये बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव होगा, ध्यान रखिएगा। पेपर 2 भी यहाँ पे 200 का होगा, और ये भी बिल्कुल यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होगा। पेपर 1 की बात करें तो देखिए एक जनरलाइज पेपर होता है जिसको जीएस का पेपर बोला जाता है। इसकी देखिए, इसको डिफाइन इस तरीके से किया गया है कि मैं एक ही बात बोलता हूँ कि अर्थ के कोर से लेके बिल्कुल ही आपको यूनिवर्स तक बीच में जो भी घटनाएं हो रही होती है, एक साथ इसमें यहाँ पे समाहित कर लिया जाता है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि भाई तो बहुत अधिक हो जाएगा पढ़ना, तो आयोग ने इसका कुछ सिलेबस डिफाइन करके आपको दिया है। अगर आप विगत कुछ सालों के प्रश्नों को देखेंगे तो एक सही स्ट्रेटजी अपना के इसको आप, ठीक है, क्रैक कर सकते हैं, प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते हैं, एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपको तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 200 होगा, 200 नंबरों का होगा, ध्यान रखिएगा। वैसे ही पेपर 2 होगा, ये बहुत ही निर्णायक पेपर होता है झारखंड में, क्योंकि पेपर 2 का संबंध पूरी तरीके से जेपीएससी, अर्थात जेपीएससी का मतलब, ठीक है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का पूरा स्पेशल झारखंड से है, ठीक है। इसे मैं काट देता हूँ जेपीएससी को, स्पेशल झारखंड ही है।
और स्पेशल झारखंड में सोचिए कि वहाँ के सिर्फ और सिर्फ झारखंड से संबंधित यहाँ पे प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो सोचिए एक टफ काम होगा अदर स्टेट वालों के लिए। जो लोग झारखंड में प्रॉपर वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ की हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, कल्चर क्या है, ऐसे सारे ही चीज़ों को इसमें समाहित किया जाता है। और ये भी होगा 200 का होगा। और अगर देखिए जाए यहाँ पे तो 200 + 200 टोटल प्रीलिम्स हो जाएगा 400 का। और इस 400 में आप जितना मैक्सिमम स्कोर गेन करेंगे, आपकी सफलता की संभावना उतनी अधिक बढ़ जाएगी। जैसे कि अगर कुछ कट ऑफ की बात करें यहाँ पे, तो लगभग पिछले साल का 250 या 60 नंबर जनरल का रखा गया है। उसी तरीके से ओबीसी के ठीक है 10-20 नंबर कम कर दीजिए, एसटी एससी का भी 20-30 नंबर कम कर दीजिए, उसी के अकॉर्डिंग इसका कट ऑफ तैयार होता है। कट ऑफ तैयार होगा, जो भी सीटों की संख्या होगी, सीटों की संख्या के लगभग 10 गुना मान के जाना जाता है कि अगर सपोज करिए कि 200 सीट है, इसका 10 गुना लोग मेंस के लिए ठीक है मतलब इलाइजिबल होंगे, मेंस लिखने जाएंगे, अर्थात 2000 लोग। अब सोचिए फॉर्म कितने लोग भरते हैं। फॉर्म भरेंगे 4 लाख लोग, 5 लाख लोग भरेंगे। एग्ज़ाम देने जाएंगे 2.5 लाख लोग, 3 लाख लोग, और उसमें महज 2000 से 3000 बच्चे ही सिलेक्ट होंगे। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक हार्ड वर्क के जरिए एक शानदार स्ट्रेटजी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हो जाएगा प्रीलिम्स का सेक्शन। अब आइए हम लोग बात करते हैं पेपर 1 का सिलेबस किस तरीके से जेपीएससी के द्वारा डिफाइंड किया गया है। देखिए अगर हम लोग पेपर 1 की बात करें तो अदर स्टेट के कंपैरिजन में बहुत ही जेपीएससी ने एक आसान प्रक्रिया बना दिया है। जैसे अगर हम लोग बात करें यूपीएससी की, तो यूपीएससी में क्या होता है कि वहाँ पे एक सिलेबस जो आपको दिया गया है कोई निश्चित नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि हिस्ट्री से कितना देना, जियोग्राफी से कितना देगा, करेंट से कितना देगा। जैसे 2016 की बात करें तो यूपीएससी ने क्या किया कि 60-70 प्रश्न करेंट ही डाल दिया पूरा का पूरा। वैसे में क्या होगा कि एक बैलेंस जो अप्रोच होगा, जो लड़का करके जा रहा है वो ठगा सा अपने आप को महसूस करेगा। वैसे ही बीपीएससी में है, वैसे ही यूपीपीसीएस में है कि क्वेश्चन का जो फिक्स है कि यहाँ से इतना आना चाहिए, वैसे नहीं आता है। लेकिन इस मामले में जेपीएससी जो है बड़ा शानदार स्ट्रेटजी को खुद वो बता रहा है कि आप भाई हमें इस तरीके से फॉलो करिए। वो आपके यहाँ पे सामने है। जैसे भारतीय इतिहास को लेकर बोला कि देखो फिक्स है हमारा 15 सवाल यहाँ से हम पूछेंगे और इन 15 सवालों के जवाब तुमको आना चाहिए, मैक्सिमम जितना कर लो। 15 सवाल में प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है और आधुनिक भारत है। इसमें भी ये पक्षपात नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि प्राचीन भारत में, प्राचीन भारत का मतलब प्राग ऐतिहासिक काल से लेके बिल्कुल आप देखेंगे ठीक है हर्षवर्धन काल तक, गुप्तोत्तर काल तक प्राचीन भारत माना जाता है। यहाँ से आपको 5 सवाल पूछे जाएंगे। दूसरा है मध्यकालीन भारत, लगभग 750 से लेके ठीक है लगभग 750 से लेके जब तक अंग्रेजों का आगमन नहीं हो जाता है, वो मध्यकालीन भारत के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद से तीसरा जो सेगमेंट है ये आधुनिक भारत, यहाँ से भी 5 सवाल, अर्थात अंग्रेजों के आगमन के बाद से, देखिए मोटे तौर पे एक अनुमान के तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाता तब तक वो आधुनिक भारत का सेगमेंट है। तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 15 सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। आगे मैं बुक की चर्चा करूँगा। अब दूसरा जो सेक्शन है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भारत का भूगोल। यहाँ से बोला कि हम 10 सवाल पूछेंगे। 10 सवाल का बोला कि भाई सामान्य भूगोल, जो भी जनरल जो ज्योग्राफी है सामान्य भूगोल, वहाँ से 3 सवाल। भौतिक जो भूगोल है, फिजिकल जो ज्योग्राफी है, वहाँ से 3 सवाल। आर्थिक भूगोल है, वहाँ से 2 सवाल। और इसके अलावा सामाजिक एवं जनसांख्यिकी जो भूगोल है, यहाँ से 2 सवाल। अब देखिए यहाँ पे जो सवालों की जो लिमिटेशन पूरी तरीके से इसने तय कर दिया है, तो बहुत अधिक उतना डेप्थ में जाके यहाँ पे देखना नहीं होता है, बल्कि एक जनरलाइज टर्म पे आप बेसिक बुक से इसे आप कवर कर सकते हैं। और पिछले अगर कुछ सालों के प्रश्नों को देखेंगे तो बिल्कुल आपके यहाँ से प्रश्नों की जो प्रकृति है बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी किस टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है। इसीलिए जो भी जेपीएससी का पिछला जो ठीक है पेपर जो हुआ है उसके क्वेश्चन बैंक को आप जरूर रखिए, ये आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। तीसरा सेगमेंट है भारतीय राजनीति एवं शासन से संबंधित। यहाँ से हो जाएगा टोटल 10 सवाल पूछे जाएगा। किस किस एरिया से, इस एरिया को भी आप देख लीजिए। पहला है भारतीय संविधान, 4 सवाल। लोक प्रशासन एवं सुशासन, 4 सवाल। विकेंद्रीकरण पंचायत एवं नगर पालिका से 2 सवाल है यहाँ पे। कुल मिला के जो 10 सवाल है भारतीय संविधान में, पूरा अब ये नहीं कि आप लक्ष्मीकांत जीरो से लेकर बैठ जाइए पढ़ने के लिए, वैसी स्ट्रेटजी नहीं अपनाता है पीटी में। अदरवाइज फिर वही मैं बात करूँगा कि मेहनत तो ठीक है गधा भी करता है।
तो उस तरह का स्ट्रेटजी नहीं अपनाना है। यहाँ पे पुनः आपको विगत जो भी पुराने जो प्रश्न जो है क्वेश्चन पेपर है उसको देखना ही देखना है। ये मैंडेटरी है कि देखना है आपको कि कहाँ से प्रश्नों को पूछा जा रहा है। उसी तरीके से लोक प्रशासन एवं सुशासन से 4 सवाल और विकेंद्रीकरण पंचायत नगर पालिका, इसमें कुछ आर्टिकल वगैरह के माध्यम से प्रश्नों को यहाँ पे पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आइए हम लोग बात करते हैं आर्थिक और सतत विकास। ठीक है, इकोनॉमिकल एवं ठीक है सस्टेनेबल गोलमेंट, यहाँ पे गोल जो डेवलपमेंट है यहाँ से 10 सवाल है। और इसमें देखिए पूरा डिफाइन कर दिया है। इकोनॉमिक्स का सेक्शन है पूरा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषता से 4 सवाल, सतत विकास और आर्थिक मुद्दे से 4 सवाल, और आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण से यहाँ पे 2 सवाल। 10 सवाल यहाँ भी हो गया टोटल। नेक्स्ट सेगमेंट यहाँ पे हो जाएगा विज्ञान एवं तकनीकी से, साइंस एवं टेक्नोलॉजी से 15 सवाल होगा। और इसमें देखिए आपको करंट से बहुत हद तक इसको करने के लिए आपको पूरी तरीके से अपडेट रहना पड़ेगा। सामान्य विज्ञान 6 सवाल हो जाएगा, कृषि और प्रौद्योगिकी 6 सवाल हो जाएगा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी 3 सवाल हो जाएगा। तो पिछले चीज़ों को अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सामान्य विज्ञान मतलब जनरल साइंस का मतलब है कि बिल्कुल आपको ठीक है डीपली पढ़ने नहीं लग जाना है, पूरा बायोलॉजी में घुस गए, फिजिक्स में घुस गए, वैसे नहीं करना है। डे टू डे लाइफ से जो संबंधित है हमारा, वैसे सारे चीज़ों को यहाँ पे डील करना है। वैसे कृषि और प्रौद्योगिकी में वही हाल है, एग्रीकल्चर एवं टेक्नोलॉजी में भी वही हाल है कि जो भी कृषि के लिए नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको आप देख के जाइए। उसी तरीके से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी बिल्कुल जो अभी डेवलप हो रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है, इसको आप देख के जाइए। उसके बाद से नेक्स्ट आइए हम लोग बात करते हैं झारखंड से सवाल। ठीक है, अब झारखंड में यहाँ पे 10 सवाल ही यहाँ पे पूछा जाएगा। एक जो जनरल जो झारखंड का जो चीज़ है, जैसे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी हो जाएगा, सोसाइटी हो जाएगा, कल्चर एवं हेरिटेज हो जाएगा, यहाँ से आपको 10 सवाल पूछा जाएगा। इसमें आपको बहुत अधिक ठीक एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसका संबंध ऑलरेडी आप देखेंगे तो पेपर 2 से है। पेपर 2 को कवर कर लेंगे, ये भी अपने आप कवर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वर्तमान घटनाएं। ये भी बिल्कुल करंट से अपडेटेड है कि वर्तमान में करंट में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसको आपको अपनी नज़रों को पैनी यहाँ पे करनी पड़ेगी। डे टू डे लाइफ की घटनाओं से आपको बिल्कुल अपडेट करना होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे मिले जुले सवाल। इसका भी संबंध पूरी तरीके से करंट अफेयर से है, जैसे कि मानव अधिकार फंडामेंटल राइट से, पर्यावरण सुरक्षा, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण हो गया, खेल कूद हो गया, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, गरीबी एवं बेरोजगारी से हो गया, और यहाँ पे पुरस्कार हो गया, और संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन से हो गया। ये जो सारे चीज़ है देखिए एक डायमेंशन फिक्स कर दिया कि इस एरिया में जो भी नया चीज़ अपडेट हो रहा है या फिर इसकी कुछ पुरानी हिस्ट्री रही है, पृष्ठभूमि रही है, तो उन चीज़ों को देख के आइए, वहाँ से हम प्रश्न बनाएंगे, आपको जवाब देना है। तो ये था कुल, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा सिलेबस था पेपर 1 का। अब इस पेपर 1 में अधिक से अधिक मार्क को किस तरीके से गेन किया जाए, इसके लिए मैंने 2 तरह का बुकों को यहाँ पे संग्रहित किया है। एक तो होगा फंडामेंटल बुक और दूसरा होगा एग्जाम लेवल का बुक, कि आप उसको किस तरीके से अच्छे से और डील कर पाएंगे। लेकिन उसको उस ठीक है अपर लेवल के बुक को डील करने के लिए फंडामेंटल बुक की यहाँ पे बेसिक बहुत ज़रूरी है। इसको आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, पहला है यहाँ पे एनसीईआरटी का। अब एनसीईआरटी का मतलब क्या है कि जैसे अगर हमने हिस्ट्री लिया, तो अब अगर आपका बेसिक बहुत अच्छा है तो 6 से करने की ज़रूरत नहीं है, आप 9 से कर सकते हैं। अगर और भी अच्छा है आपका बेसिक, तो आप सिंपल हिस्ट्री का 11th का और 12th का जो बुक लीजिए और लाइन बाय लाइन इसको पढ़िए। अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि बेसिक मेरा कमज़ोर है, तो 6 से लेकर 12 तक इस तरह से इन बुक को पढ़िए। और पढ़ते समय बहुत सारे इसमें जो फैक्ट आएंगे, उन फैक्टों को पूरी तरीके से नोट्स बनाइए। यही हाल यहाँ पे जियोग्राफी के साथ होगा, देखते चलिए आप लोग। उसी यही पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस हो गया। ठीक है, इन जो 5 जो सेगमेंट है, ठीक है, जो 5 जो सेगमेंट है, बिल्कुल इसको कोर सब्जेक्ट बोला जाता है। जीएस का ये जो कोर सब्जेक्ट है, और इसको तैयारी करने का एक ही तरीका है, और वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को हल्के में लेने का मतलब है अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी गवर्नमेंट ऑथराइजेशन बुक है, तो वहाँ से प्रश्न भी सीधे बनते हैं।
और इस स्थिति में आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं। इसमें बस इकोनॉमिक्स में आपको ध्यान रखना है कि आपको 9th से नहीं शुरू करना है, 11th का और 12th का इकोनॉमिक्स देख जाइए। साइंस में भी आपको ठीक है ऊपर की चीज़ों का साइंस नहीं देखना है कि हम लग गए 11 12 का साइंस देखने लग गए, उस लेवल तक नहीं जाना, क्योंकि साइंस में जनरल साइंस है और जनरल साइंस का मतलब कि आप जो 6 से लेके 10 तक का जो साइंस है आपका जनरल साइंस के अंतर्गत आ गया। ठीक है, 11 12 में तो वो साइंस काफ़ी ही बड़े लेवल का हो जाएगा, वो इंजीनियरिंग लेवल का हो जाएगा, मेडिकल लेवल का हो जाएगा, तो वहाँ से उस तरह का प्रश्न पूछा ही नहीं जाता है। 6 to 10 बस। बाकी का जो पोर्शन है आप इसे कमज़ोर है तो 6 से 12 कीजिए, अदरवाइज 11 12 करके और साथ में नोट्स भी बनाते चलिए उसका। और अधिक टाइम है तो यहीं से थोड़ा थोड़ा आप हाथ चलाना भी सीखें मेंस के लिए। ठीक है, छोटे जो प्रश्न होंगे उसके पीछे जो ये दिया रहता है उसको डील करने की कोशिश करें कि किस तरीके से उन प्रश्नों को हम डील कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके हाथ में जो भी जंग लगा हुआ, ठीक है, वो थोड़ा सा फ्रेश होगा, लिखने की गति भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, लेकिन वो आपको करना पड़ेगा, किसी भी हालत में करना पड़ेगा। अब आइए यहाँ पे एनसीईआरटी के बाद अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे इसका अप्लाई, क्योंकि इतना जब बेसिक चीज़ों को आप कवर करेंगे तो अप्लाई करेंगे तभी तो आप सीखेंगे। अप्लाई करने का एक ही तरीका है, वो है करेंट। सपोज करिए कि अगर आपने पॉलिटी ही पढ़ा, कुछ पॉलिटी में मान के चलिए कि अगर आपने संसद के चीज़ों को पढ़ा, तो देखिए कि अब इसका करेंट में किस तरीके से आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर किसी भी राज्य में अगर चुनाव हो रहा है, चाहे वो विधानसभा का ही क्यों नहीं चुनाव हो रहा है, चाहे वो विधान परिषद का क्यों नहीं चुनाव हो रहा है, चाहे वो लोकसभा का क्यों नहीं चुनाव हो रहा है, ठीक है, मैंने जो भी चीज़ हो रहा है ध्यान रखिए इस एनसीईआरटी का अप्लाई करने का बड़ा शानदार तरीका है करेंट, कि उस करेंट में ठीक है पढ़ने का प्रयास करिए। अब इस करेंट को पढ़ने का तरीका बिल्कुल आप बेसिक लेवल से शुरू करना चाहते हैं तो पेपर को शुरू में पढ़िए। कोई भी पेपर है, हिंदी इंग्लिश, जिसमें हम कंफर्ट फील कर रहे हैं, डजेंट मैटर, लैंग्वेज ठीक है, बैरियर नहीं है, जो भी है आपका, ठीक है, उस पेपर को पढ़िए और अपने टॉपिक से इसको लिंक करने की कोशिश कीजिए कि आखिर जो मैंने ऊपर पढ़ा, चाहे कोई भी जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, चाहे हिस्ट्री में कुछ नया चीज़ खोज हो गया, तो क्या वो करेंट से उसको हम लिंक कर पा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम लिंक कर पा रहे हैं या करेंट में जो चीज़ें आ रहा है लगता है कि मैंने कहीं न कहीं इस टॉपिक को एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब कि आप सही जा रहे हैं। लिंक नहीं कर पा रहे हैं तो आपको पुनः ध्यान रखिएगा इस एनसीईआरटी को पढ़ने की ज़रूरत है, तभी आपको बेहतरीन तरीके से ये फ़ायदा पहुंचाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आइए यहाँ पे रिवीजन। रिवीजन तो ये बहुत ज़रूरी है और इस रिवीजन को अच्छे करने का बहुत अच्छा उपाय है यहाँ पे, और ये पीटी के लिए बहुत हेल्पफुल है। जितना हल्के में लेंगे इन दोनों को बुक को अपने प्रीलिम्स से उतना ही दूर जाएंगे। इसको आप बिल्कुल ही इग्नोर नहीं करिए, लुसेंट और क्राउन को। इसमें से कोई जो एक बुक है वन लाइनर के फॉर्म यहाँ पे मौजूद है, जो भी ये आपका यहाँ पे 6 to 12 है या फिर 6 to 10 है, उसका पूरा का पूरा जो समरी है वन लाइनर के फॉर्म में यहाँ पे दिया रहता है। इससे क्या होगा कि आप तेज़ी से कोई भी सब्जेक्ट को आप बड़ी तेज़ी से आप यहाँ से निकल जाएंगे और बहुत सारे फैक्ट आपकी एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। तो इतना उम्मीद है कि आप लोग क्लियर हो गया होगा। ये था बेसिक चीज़ें। अब इसके साथ साथ यहाँ पे टेस्ट सीरीज है, क्योंकि इसका अप्लाई करने के एक ही तरीका है कि जो भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, इसका टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। अगर इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपका यहीं पे जेपीएससी का प्रीलिम्स का 50% से प्लस काम यहीं पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब बाकी जो बच जा रहा है वो यहाँ आपको पूरा कर देगा प्री प्लस मेंस का बुक, ठीक है। इसको देखिए, मैंने जैसे कि अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में जो 3 जो पोर्शन है, जैसे कि एंशिएंट, मेडिएवल है, इसके अलावा मॉडर्न है, तीनों पोर्शन में जैसे कि इससे अधिक आपको बाहर नहीं जाना है। रामशरण शर्मा की आएगी पतली सी बुक एंशिएंट हिस्ट्री की, सतीश चंद्रा की आएगी मेडिएवल की बुक, वो भी इतनी मोटी नहीं है, और बिपिन चंद्रा या फिर स्पेक्ट्रम का राजीव अहिर का बुक को आप फॉलो कर सकते हैं मॉडर्न के लिए। अगर इन 3 बुक को मिला देंगे तो इसकी मोटाई काफ़ी ही मोटी हो जाएगी। लेकिन चूंकि होता क्या है कि इसमें फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी है, बहुत शानदार तरीके से इसको लिखा गया है, तो बुक आपको मेंस में भी सहयोग करेगा और पीटी में तो करेगा ही करेगा। और सिर्फ पीटी क्वालिफाई करके तो फाइनल रिजल्ट नहीं लाया जा सकता है, मेंस बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। तो इसीलिए इन तीनों बुक को एकदम हर हाल में आप कोशिश कीजिए कि इसका सिर्फ और सिर्फ ना कि नोट्स बनाए, ठीक है, बल्कि एक एनालिटिकल अप्रोच भी पूरी तरीके से डेवलप करें। इसके लिए बहुत सारा माध्यम है यूट्यूब में, ठीक है, इन तीनों बुक के लेक्चर यहाँ पे भरे पड़े हुए हैं, या फिर आने वाले दिनों में, ठीक है, मैं भी कराने वाला हूँ। रामशरण शर्मा के एंशिएंट हिस्ट्री का मैंने खुद कराया हुआ है,
मेडिवल यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, मेडिवल के साथ साथ मॉडर्न भी चल रहा है, ठीक है। तो मेरे द्वारा भी इसको पूरा का पूरा डिटेल प्री और मेंस दोनों ही दृष्टिकोण से कंप्लीट कराया जा रहा है। उसके बाद से आइए हम लोग बात करते हैं जियोग्राफी का। जियोग्राफी में देखिए इसमें चूँकि फिजिकल जियोग्राफी भी है, और इसमें ध्यान रखिएगा फिजिकल जियोग्राफी में दो आ जाएगा, पूरा का पूरा एक तो वर्ल्ड का आ जाएगा और पूरा का पूरा एक इंडियन भी आ जाएगा। इंडियन जियोग्राफी हो जाएगा, वर्ल्ड जियोग्राफी हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे, ठीक है, मैप का भी काम करना है, मैप भी लेना है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जियोग्राफी में आपको, ठीक है, कोई भी एक बुक लीजिए, सारा का सारा इसमें सेगमेंट दिया रहेगा। एक साइड, ठीक है, वर्ल्ड का, एक साइड इंडिया का दिया रहेगा। तो वर्ल्ड को पढ़ने के बाद ही इंडिया का पढ़ें। जैसे कि माजिद हुसैन है, खुल्लर है, ये कोई एक फॉलो करिए, ये नहीं मैं कहता हूँ कि दोनों फॉलो करिए। एक वर्णवाल की भी बुक आती है जियोग्राफी को, भी अच्छी है। कोई भी हो, एक ही फॉलो कीजिए, लेकिन उसका लाइन बाय लाइन आप लोग पढ़ के समझ के पूरी तरीके से उसको गेन कर लीजिए। और साथ में मैप देखिए, बिना मैप का जियोग्राफी आपका बिल्कुल अधूरा सा फील होगा। और इस मैप का अप्लाई करना सीखें एटलस के माध्यम से। एक स्टूडेंट का एटलस लीजिए, एक आउटलाइन भी लीजिए, उसमें आप खुद से भी कर सकते हैं कि छोटे छोटे जगहों को, चाहे वो कोई सी हो, चाहे कोई इंपॉर्टेंट सिटी हो, चाहे वो बाउंड्री लाइन हो, चाहे रिवर हो, प्लेटी हो, ठीक है, माउंटेन हो, उसको आप खुद से भी कर सकते हैं। या फिर उसके लिए यूट्यूब में भी बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक सेक्शन में। इकोनॉमिक सेक्शन में देखिए रमेश सिंह तो बहुत भारी भरकम बुक हो जाता है। अगर आपने 11th और 12th एनसीईआरटी को कंप्लीट किया है तो रमेश सिंह को देखने की बहुत अधिक ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको लगता है कि मेरे अंदर जिज्ञासा है तो इसे आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, स्टैंडर्ड लेवल का बुक है, सारे के सारे सेगमेंट को इसमें शामिल किया जाता है। अब आ गए बारी इंडियन पॉलिटी की, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी के लिए देखिए, मेंस के लिए तो लक्ष्मीकांत बहुत अच्छा है यहाँ पे जेपीएससी के लिए, लेकिन प्रीलिम्स के लिए चूँकि देखिए बहुत अधिक, ठीक है, यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो प्रीलिम्स के लिए लक्ष्मीकांत अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। एनसीईआरटी आपको बहुत उसमें हेल्प करेगा। क्राउन और जो लुसेंट है वो बहुत हेल्प करेगा। लेकिन मेंस के लिए अगर आप लक्ष्मीकांत को पढ़ते हैं तो आप 360 डिग्री से प्रश्नों को डील कर पाएंगे, समझ पाएंगे, तो बेहतर होगा, ठीक है, कि इसको मेंस में आप लोग अप्लाई करें। अदरवाइज एक ब्रजकिशोर शर्मा की एक, ठीक है, बहुत अधिक मोटी बुक नहीं है, बहुत कम ही शब्दों में उसको लिखा गया है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज कोई और बुक हो तो आप, ठीक है, उसे भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आपको थ्रू आउट फॉलो करना होगा। कोई बुक देखिए ख़राब नहीं होता है, इस बात को आप मान लीजिए। डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आइए देखते हैं यहाँ पे इंडियन ईयर बुक का। देखिए इंडियन ईयर बुक पूरा का पूरा, ये इंडियन ईयर बुक मतलब पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी डेटा है ये गवर्नमेंट का, ठीक है, डेटा होता है। गवर्नमेंट उसको अपडेट करती है, तो इस डेटा पे नज़र रख, ठीक है, लगाए रखना होता है डेटा अपडेशन के लिए कि कहाँ कहाँ पे कोई चेंज हुआ है। ये हर साल फरवरी, ठीक है, मार्च के बाद ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। फरवरी या मार्च में ये बुक मार्केट में आ जाती है। इसके समरी भी मिल जाएगी। बहुत सारे कोचिंग संस्थानों के द्वारा इंडियन ईयर बुक की समरी भी निकाली जाती है पतला रूप में, तो इसको आप फॉलो करिए। और इसके साथ साथ जो अहम, जो लास्ट आपका रिजल्ट में लगभग देखा जाए तो आज के समय 30% योगदान इसी का रहेगा, वो है करेंट। इस करेंट को हर हाल में किसी तरह से आप छोड़ने का मत प्रयास कीजिए। डेली अगर नहीं भी हो सके तो आप किसी भी एक मैगजीन को फॉलो कीजिए, कोई भी मैगजीन, क्राउन हो गया, दृष्टि हो गया, इसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण हो गया, डजंट मैटर, ठीक है, कोई भी मैगजीन आप एक फॉलो करिए, लेकिन एक ही मैगजीन को फॉलो करिए और उसके जो भी एडिटोरियल है, जो भी करेंट अपडेशन, जो न्यूज़ है, उसको आप देख जाइए, अगर डेली के डेली टाइम नहीं मिलता है तो। अदरवाइज डेली के डेली कुछ चर्चित मुद्दे होते हैं, अगर पेपर देखते हैं तो वैसे न्यूज़ पे भी आप नज़रें गड़ाए रखिए। अब आइए बात करते हैं पेपर 2। अब इस पेपर 2 का जो संबंध है पूरी तरीके से स्पेशल झारखंड से है, और स्पेशल झारखंड को भी बहुत ही जेपीएससी के द्वारा आसान बनाने का कोशिश किया गया है। और ये कोशिश इसीलिए किया गया है कि देखिए स्पेशल झारखंड में चूँकि अब कहाँ से प्रश्न पूछेगा, अब जेपीएससी बोल रहा है कि देखो भाई, तुम्हें भी इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने खुद ही डिफाइन कर दिया है कि मैं प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछूंगा। जैसे कि हम लोग देखते चलते हैं, यहाँ पे नंबर 1 यहाँ पे आप देख पा रहे हैं झारखंड का इतिहास से बोला 8 प्रश्न पूछेंगे यहाँ से। हर एक प्रश्न का वेटेज यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 नंबर का होगा, 16 नंबर का होगा। इसके साथ साथ अब इस झारखंड के इतिहास में देखिए पहला बोला प्रश्न कि भाई हम मुंडा व्यवस्था से पूछेंगे, एक प्रश्न मुंडा शासन व्यवस्था से।
नागवंशी शासन व्यवस्था से, पहड़ा पंचायत शासन व्यवस्था से, मांझी परगना शासन व्यवस्था से, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से। एक प्रश्न, ठीक है। डोकलो सोहर शासन व्यवस्था से, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था से। तो देख पा रहे हैं आप, टोटल हो गया 8 प्रश्न और हर एक प्रश्न का वेटेज होगा 2 मार्क्स। अब बिल्कुल आपको यहाँ पे हेडिंग पढ़ के अगर निकल जाएंगे, इसके बारे में थोड़ा बहुत अगर जानकारी इकट्ठा कर लेंगे, तो आप एग्जाम में बिल्कुल ही प्रश्नों को डील करने की स्थिति में रहेंगे। नेक्स्ट आइए हम लोग बात करते हैं झारखंड आंदोलन से। 7 प्रश्न पूछा जाएगा, हर एक प्रश्न का वेटेज होगा 2 मार्क्स। झारखंड के संविधान से, झारखंड के आदिवासी से, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी से, झारखंड के विभूति से, झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन से संबंधित है। इसके अलावा थोड़ा तेजी से हम लोग देखते चलते हैं, झारखंड का विशिष्ट पहचान से 5 प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें भी हर एक प्रश्न का वेटेज होगा 2 नंबर। झारखंड की सामाजिक स्थिति, झारखंड की संस्कृति की स्थिति, इसके अलावा झारखंड की राजनीति की स्थिति, झारखंड की आर्थिक स्थिति, झारखंड की धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान। देख पा रहे हैं यहाँ पे टोटल हो जाएगा 5 प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ों को देखते चलिए। यहाँ पर झारखंड के विशिष्ट पहचान से 5 प्रश्न, सारा टॉपिक नीचे मेंशन है, आप लोग ठीक है देखते चलिए। इसका PDF मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद है झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य संगीत, वाद्य दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति। अब इसमें भी हर एक पहलुओं को, हर एक ठीक है सेगमेंट को सेपरेट कर दिया है। जैसे कि लोक साहित्य हो जाएगा, देख पा रहे हैं यहाँ पे बारी बारी से सारे चीज़ों को आप लोग यहाँ पे देखते चलिए। नेक्स्ट है यहाँ पे झारखंड साहित्य और साहित्यकार से, यहाँ पे भी देख पा रहे हैं 5 प्रश्न पूछा जाएगा, हर एक प्रश्न का वेटेज होगा 2 नंबर, ठीक है। इसके अलावा F है, ई के बाद F आएगा, झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान से 3 प्रश्न पूछा जाएगा। जी में हो जाएगा यहाँ पे झारखंड के खेलकूद से 5 प्रश्न, जो भी झारखंड में खेलकूद हुआ होगा, जो भी ठीक है वहाँ का विनर होगा या फिर कोई बड़ा जो इस टाइप का नाम होगा, ठीक है, वैसे नामों को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद झारखंड साहित्य और साहित्यकार से 5 प्रश्न यहाँ पे, सॉरी इसको रिपीट हो रहा है, ठीक है, चूँकि ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है अभी, देख पा रहे हैं, ठीक है। झारखंड साहित्य एवं साहित्यकार, ये वाला मैंने अभी कंप्लीट कराया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे H में आइए, झारखंड के भूमि संबंधी कानूनी अधिनियम से 12 प्रश्न पूछा जाएगा, हर एक प्रश्न का वेटेज होगा 2 मार्क्स। इसके अलावा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम से 5 प्रश्न होगा, देख पा रहे हैं। संथाल परगना से काश्तकारी अधिनियम 5 प्रश्न हो जाएगा, और कह रहा है 12 प्रश्न, 2 प्रश्न और होगा यहाँ पे। अन्य राज्य परक अधिनियम से 2 प्रश्न, तो 5 5 10 और 12 प्रश्न यहाँ से हो जाएगा। और नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं 1947 से राज्य आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खनिज, यहाँ से 10 प्रश्न पूछा जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे मेंशन कर दिया है I नंबर पे। जे नंबर में झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियाँ, 6 प्रश्न है यहाँ पे, 2 नंबर का एक एक, ठीक है, वेटेज रहेगा एक एक प्रश्न का। ये में है झारखंड का प्रमुख उद्योग का नाम और स्थान तथा औद्योगिक विकास, इसमें भी ये 5 प्रश्न अर्थात 10 नंबर का। झारखंड की प्रमुख योजनाएं एवं उप योजनाएं भी है, देख पा रहे हैं 10 नंबर का। अब आइए हम यहाँ पे M नंबर में देखिए, झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य 10 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। झारखंड राज्य के पर्यावरणीय संबंधी तथ्य, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन और उसके अपशमन, इसमें 14 नंबर का हो जाएगा। और झारखंड से आपदा प्रबंधन 5 प्रश्न हो जाएगा, 10 नंबर का हो जाएगा। और झारखंड से संबंधित विभिन्न तथ्यों एवं यहाँ पे जो भी समसामयिक घटना हो जाएगा 7 प्रश्न अर्थात 14 नंबर का हो जाएगा। तो कुल मिला के देखिए M फिर से आ गया, ठीक है, जीव जंतु सब संरक्षण कार्य N हो जाएगा, ठीक है। इसका पूरा पूरा PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप बिल्कुल लाइन बाय लाइन इसको देख लीजिए, जो भी टॉपिक होगा उसको आप रीड कर लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग स्पेशल झारखंड का बुक, कौन से बुक को फॉलो किया जाए। देखिए मार्केट में, ठीक है, मतलब अनलिमिटेड बुक यहाँ पे मौजूद है, लेकिन मुझे जो पसंद आता है इसमें झारखंड का जो क्राउन है, बिल्कुल ही अभी ये 2nd एडिशन अपडेट हुआ है, और क्राउन पब्लिकेशन अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है, तो इस बुक को आप फॉलो कीजिए। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, ये बुक मोटी भी है, लेकिन इस बुक का देखिए जितना भी सेगमेंट है इस झारखंड के सिलेबस में, उन सारे ही सेगमेंट को यहाँ पे पूरी तरीके से कवर किया गया है। इसके अलावा अदर बुक को देखने की ज़रूरत नहीं होगी। एक चीज़ है कि आपको टेस्ट सीरीज, ठीक है, बिल्कुल लगाना है, मस्ट है वो, ठीक है, उसके बिना तो फिर कुछ नहीं होगा।
जब तक टेस्ट सीरीज नहीं लगाएंगे आपको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस भी बिल्ड नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे अब बात करते हैं क्या घर बैठे यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने शुरू में ही बोला था आपको कि एक निष्काम कर्म की भावना आना चाहिए। देखिए, आपने सपना देखा है तो मेहनत ही आपको ही करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ बार बार मैं निष्काम कर्म की भावना से इसीलिए बोल रहा हूँ कि देखिए, इस तैयारी के दौरान या तो व्यक्ति जीत जाता है या तो सीख जाता है। हारने का कोई सवाल ही नहीं है। इतने बड़े एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जब सारी की सारी चीज़ें आप एक अच्छे तरीके से जब आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आप योग्य हो जाएंगे पूरी तरह से। और जब योग्य हो जाएंगे तो फिर सिविल सेवा के साथ साथ आप किसी भी कार्य को करने के लिए पूरी तरीके से आप निपुण हो जाएंगे। इस चीज़ को आप ध्यान से ठीक है सुनिए। इसीलिए निष्काम कर्म की भावना को उठानिए, बिल्कुल ही इस एग्ज़ाम के लिए डेडिकेटेड हो के विदाउट कोई फल का आप लग जाइए कि नहीं हमें हर हाल में करना है। और ये तभी होगा जब आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। जैसे कि पहला स्टेप्स है विल पावर। अपना विल पावर को इतना मजबूत कीजिए कि देखिए, घर रहेंगे आप, घर बैठ के जब तैयारी करेंगे तो बहुत तरह की समस्याएं आएंगी आपको कि कभी कोई रिलेटिव आ गया, कभी कुछ प्रोग्राम हो गया, कभी शादी ब्याह हो गया। ऐसी चीज़ों से बचने का एक ही उपाय है कि आपको विल पावर हर हाल में डेली का डेली एक टारगेट सेट करिए कि मुझे इतना करना है। चाहे उसके लिए 6 घंटे लगा, 8 घंटा लगा, 10 घंटा लगा, डजेंट मैटर, हमें करना है। ये बहुत मायने रखेगा आपके लिए। और दूसरा है टाइम टेबल बनाइए। एक टाइम टेबल आप बना लेंगे तो घर पे ठीक है बिल्कुल एक शेड्यूल में आप आ जाएंगे। अदरवाइज आपको लगेगा कि कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब खेलने कूदने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत तरह की समस्याएं इस दुनिया में, उसको दूर करने का बहुत अच्छा एक उपाय है, ये है टाइम टेबल। टाइम टेबल में ठीक है बिल्कुल आप बंद के चलेंगे तो बहुत हद तक इसको ठीक है आपको लागू करने में आसानी होगा। तीसरा है देखिए रिवीजन। जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं कोशिश कीजिए कि 6 से 7 दिन में, एटलीस्ट 7 दिन का तो समय ज़रूर दीजिए कि 7 दिन के अंतराल में जो भी आपने पढ़ा है, ये नहीं कि आप पढ़ते जा रहे हैं, वैसे चीज़ों को करने से बचें। जो भी 6-7 दिन पढ़ा हुआ है आप एक 6-7 दिन के अंदर ठीक है उसको संडे का समय रखिए। एटलीस्ट संडे को आप रिवीजन का समय रखिए। जितना हो सके मैक्सिमम रिवीजन करने का प्रयास कीजिए उसको। अदरवाइज एक बार पढ़ी हुई चीज़ें कभी याद नहीं होती है। करेंट को कभी मत छोड़े। और मेरा तो यही मानना है कि अभी तो यूट्यूब में डेली का डेली जो बहुत सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, डेली नहीं भी कर पा रहे हैं तो या फिर मंथली या अर्थात ठीक है वीकली, जो भी हो जिस तरह से हो, इस करेंट को छोड़ने का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य से दूर जा रहे हैं। और लास्ट में यहाँ पे टेस्ट योर सेल्फ के लिए एक ही उपाय है कि आप टेस्ट भी लगाते रहें। आज तो इस डिजिटलाइज युग में टेस्ट के लिए तो पूछना ही नहीं है। यूट्यूब चैनल से लेकर इतने सारे ऐप हैं मार्केट में कि आप किसी को भी फॉलो करें, डजेंट मैटर ठीक है, लेकिन फॉलो ज़रूर करें, इसको लगाए ज़रूर। तभी जाके अपनी क्षमताओं को आप आकलन कर पाएंगे, अपने आप डायरेक्शन को समझ पाएंगे कि हम सही दिशा में हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अब आइए बात करते हैं हम लोग कट ऑफ मार्क्स की। ठीक है, तो पहला है प्रीलिम्स का। देखिए, इसकी कट ऑफ जो मार्क्स है प्रीलिम्स का, आयोग के द्वारा पूरी तरीके से तो डिक्लेयर यहाँ पे नहीं की जाती है, लेकिन एक एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ 2021 का। जैसे कि जनरल अनरिजर्व कैटेगरी का जनरल का 260 है, ईडब्ल्यूएस का 238, ईबीएस का 252 है, बीसी का 252, एसटी का 230, एससी का 238। इसका मतलब आप समझिए कि प्रीलिम्स अगर 400 नंबर का हो रहा है तो इन 400 नंबर में हर हाल में आपको 250 नंबर मान के चलिए। जनरल कैटेगरी है तो 260 प्लस मान के चलिए, तभी जाके आप सेफ जोन में आ पाएंगे। इस प्रीलिम्स को आप क्रैक कर पाएंगे, मेंस के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। अदरवाइज यहीं पे आपका काम तमाम हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो इसी को टारगेट बना के चलिए। अगर आपका रिजर्वेशन भी है तो मन में एक कभी मत लेके चलिए कि भाई हमें रिजर्वेशन मिल रहा है, बल्कि आप ये रखिए कि हमें जनरल जो एक मिनिमम जो ठीक है क्राइटेरिया है जनरल का, उसको आप फॉलो करके चलिए कि भाई उतना कट ऑफ हमें हर हाल में लाना है, तभी जाके आप इसे अचीव कर पाएंगे। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं मेंस का और इंटरव्यू का। तो देखिए, मेंस और इंटरव्यू के लिए यहाँ पे मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी मैंने पूरे की पूरी स्ट्रेटजी प्लस बुक लिस्ट के साथ एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है। नीचे आपको ठीक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जेपीएससी के नाम से एक प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर कमेंट में मैं उस वीडियो का ठीक है लिंक पिन कर दूंगा, जिससे कि आप वहाँ से देख सकते हैं जेपीएससी मेंस के लिए पूरी की पूरी मेंस प्लस इंटरव्यू के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ठीक है जितना भी डाउट होगा
मैंने क्लियर करने में ज़रूर ही, ठीक है, एक अच्छा रोल प्ले किया होगा। अगर फिर भी कुछ रह जा रहा है, कुछ बच जा रहा है, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे ग्रामीण एरिया तक पहुंचाएं, उन लोगों तक पहुंचाएं जिनके अंदर बहुत सारा परसेप्शन है, तैयारी को लेके बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। ऐसे वीडियो को देख के वो भी मोटिवेट होंगे और ऐसे बड़े लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए वे भी अपने छोटे छोटे कदमों से वो कदम को अपने आगे बढ़ा ही सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।